वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट टू किसका? चैप्टर फर्स्ट, फसल उत्पादन और प्रबंधन फॉर क्लास 8th। इससे पहले पार्ट में हम मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक क्या है, इस प्रकार की कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने खरीफ फसल और रबी फसल के बारे में भी पढ़ा। और इस भाग में हम सिंचाई और खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, इन कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सिंचाई क्या होता है बच्चों? सबको बच्चों को पता है कि जो भी पौधे हम उगाते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी जब हम उनको देते हैं तो जो ये प्रोसेस है इसको ही हम क्या बोलते हैं? सिंचाई। ऐसा नहीं है कि आप पौधों को कितना भी पानी दे दोगे, फसल के अनुसार ही पौधों को पानी दिया जाता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के फूल, फल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। सब बच्चों को पता है कि जड़ जो हैं वो जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, उसको सोखती हैं, जिसके साथ खनिज और उर्वरक जो होते हैं उनका भी अवशोषण होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि खनिज और उर्वरक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। पौधों में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का जो अंकुरण होता है, यानी जब बीज बोए जाते हैं तो उनका जो अंकुरण है वो शुष्क अवस्था में नहीं हो सकता। शुष्क स्थिति में उनका अंकुरण नहीं हो सकता और इसीलिए उनको पानी की आवश्यकता होती है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। और किसके द्वारा होता है ये? जल जाइलम के द्वारा। जाइलम जो कि उत्तक है, उसके द्वारा जो पौधे के प्रत्येक भाग तक जल पहुंचाया जाता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से भी रक्षा करता है। पाला यानी बहुत ज़्यादा ठंड जो होती है उसको हम पाला बोलते हैं, और जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे भी फसल की रक्षा की जाती है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। ठीक है, यानी नियमित रूप से पौधों को जल चाहिए। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो ये डेफिनेशन, परिभाषा आप कर सकते हो। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर एक ऋतु में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। किसी फसल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे उदाहरण के लिए धान। किसी फसल को पानी की आवश्यकता कम होती है, जैसे गेहूँ। तो हर फसल के अनुसार ही पानी जो है उनको दिया जाता है। इसके अलावा गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि गर्मी होती है तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल, गर्मियों में वाष्पन ज़्यादा होता है तो इसीलिए पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। क्यों सूख गए थे? हो सकता है उनको पानी जो है वो उचित मात्रा में ना मिला हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। सिंचाई के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। यानी इन स्रोतों के द्वारा पानी जो है वो खेतों में दिया जा सकता है। अब हम सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी वे तरीके जो पुराने समय में इस्तेमाल किए जाते थे, आजकल बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। कुओं, झील एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह कैसे हैं? सस्ते हैं लेकिन कम दक्ष हैं, यानी काफ़ी समय लग जाता है इनसे पानी निकालने में। विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन से हैं? सबसे पहला है मोट यानी घिरनी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस तरह से एक जो है घिरनी लगा दी जाती है और इसकी सहायता से पानी जो है वो कुएं से निकालकर खेतों में डाला जाता है। दूसरा तरीका हम देख पा रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा चेन पंप है, ढेकली, रहट इत्यादि।
तो चेन पंप है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। चेन पंप के द्वारा पानी निकाला जा सकता है और कुछ इस तरह से ढेकली का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो कुछ इस तरह का है जिसको हम रहट बोलते हैं। इसमें भी पशु का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से पशु जो है वो घूमते रहते हैं और इस यंत्र को यहाँ पर जोड़ा जाता है जिससे पानी जो है वो लगातार खेतों में डलता रहता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो रहट में यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ होता है और इन बाल्टियों की सहायता से पानी यहाँ से लेकर खेतों में डाला जाता है। तो ये थे कुछ पारंपरिक तरीके। आप जानते हैं सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियों के बारे में। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां क्या क्या है इसमें सबसे पहली जो विधि है वो है छिड़काव तंत्र। और ये आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से छिड़काव तंत्र के द्वारा सिंचाई की जा सकती है। इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पर भूमि एक समान नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पर जो पाइप हैं उनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। आपने जो पार्क हैं वहाँ पर इस तरह का सिस्टम देखा होगा जहाँ पर इस तरह नोजल लगा दी जाती हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जोड़ दिए जाते हैं और ये नोजल जो हैं वो घूमते रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अधिक उपयोगी है, यानी ऐसी मिट्टी जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोख लेती है। नेक्स्ट ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल जो है वो बूंद बूंद करके जड़ों को मिलता रहता है। ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद करके जल मिलता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। आप सबको पता है पेड़ों को जो जल मिलेगा पौधों को वो कहाँ से मिलता है? वो जो है जड़ों से मिलता है और इसीलिए ड्रिप तंत्र में जो पौधे हैं उनकी जड़ों तक पाइपों के द्वारा पानी पहुंचा दिया जाता है और बूंद बूंद करके गिरता रहता है, जिससे जल जो है जिससे जल व्यर्थ कम होता है। नेक्स्ट जो कृषि पद्धति हम पढ़ेंगे वो है खरपतवार से सुरक्षा। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि खरपतवार क्या होती है। तो बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, यानी गेहूं के खेत में गेहूं के जो पौधे हैं उनके अलावा कुछ अलग तरह के पौधे भी उग रहे हैं। तो जो अलग तरह के पौधे हैं वही क्या होंगे? खरपतवार। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? ऐसा आप सोच सकते हो कि गेहूं के साथ ये पौधे क्यों उगाए गए हैं, लेकिन वो पौधे उगाए नहीं जाते। खेत में वो अपने आप अवांछित पौधे जो है वो प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। तो इन अवांछित पौधों को ही क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब जिन तरीकों से हम खरपतवार हटाते हैं और ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। यहाँ से आप परिभाषा याद कर सकते हो। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक क्यों होगी? क्योंकि खरपतवार जो है वो जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो खरपतवार है उस खरपतवार वो भी तो बड़ी होगी, बड़े होंगे पौधे तो उनको जल भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, जगह भी चाहिए। और पौधे भी कैसे हैं? अवांछित पौधे हैं, यानी जो चाहिए ही नहीं हमें। तो इसीलिए अगर वो ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, तो वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए उनको हटाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और कुछ खरपतवार कटाई में भी क्या करेंगे? बाधा डालते हैं और मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। इसीलिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है।
इससे खरपतवार पौधे क्या हैं, सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है, क्योंकि अगर उनके अंदर पुष्प आ गए या बीज बन गया तो उससे क्या होगा कि वो जो है वहाँ पर बीज गिर सकते हैं और भी ज़्यादा खरपतवार उग सकती है, इसीलिए उनको पहले ही हटाया जाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है अथवा भूमि के निकट से काट काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य कैसे किया जाता है? यह कार्य खुरपी या हैर्रो की सहायता से किया जाता है। खुरपी तो आप सब बच्चों को पता ही है क्या होती है, और जो ये हैर्रो होती है ये एक तरह का आधुनिक यंत्र है जो कि ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है और इसकी सहायता से ही यह खरपतवार हटा दी जाती हैं जब यह ज़्यादा मात्रा में हों। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, और जब रसायनों की हेल्प से किया जाता है, और जो रसायन हैं उनको क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी। ठीक है, उन रसायनों की सहायता से जो खरपतवार है वो जल जाती है और उनको रसायनों को कहते हैं खरपतवार नाशी। जैसा कि एग्जाम्पल है 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिनसे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे कर दिया जाता है फुहारों की सहायता से, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, और इससे खेत में छिड़काव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि ये एक तरह का रसायन है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक जो है वो छिड़कना चाहिए। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन और बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, तो खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः इन रसायनों को प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट जो कृषि पद्धति है वो है कटाई। अब कटाई जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है बच्चों? कटाई कहलाता है। यानी फसल पक गई, अब उसको क्या करना है? कटाई करनी है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उन्हें जमीन के पास से काट देते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना, और उसके लिए जो मशीन है उसका नाम क्या है? हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीज व जो दाने हैं उनको भूसे से अलग करना होता है और उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, तो इस तरह से थ्रेसिंग की जाती है जिससे दाने जो हैं वो अलग होते हैं। और जो कटाई का कार्य है यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा कर दिया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होती है। चित्र में देख पा रहे हो यह कंबाइन मशीन है। इस कंबाइन मशीन द्वारा भूसा जो है उसको अलग किया जाता है और साथ ही साथ जो दाने हैं उनको अलग कर दिया जाता है। और इस तरह की मशीनों के द्वारा भूसे से जो पशुओं के लिए चारा है वो भी बनाया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग कर लेते हैं और इस तरह से जो दाने हैं फटकने से वो अलग हो जाते हैं। इसके विषय में आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हो। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े जो हैं वो खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है और इससे खेत में जो पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। ये काफ़ी किसान करते हैं कि जो भी तने के टुकड़े बच जाते हैं उनको खेत के अंदर ही जला दिया जाता है, लेकिन ये जो खेत है उसकी उपजाऊ क्षमता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो जाती है। चित्र में आप फटकने वाली मशीन को देख सकते हो। इसके साथ जो है जो फसल है उसको मार मार कर फटक कर जो है दानों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट, कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है
और स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। ये सब बच्चों को पता है कि फसलों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और जब दाने जो फसल है वो पक जाती है तो वो दाने जो है वो स्वर्णिम यानी सोने के समान लगते हैं और जिससे किसानों के अंदर बहुत ही खुशी होती है, किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित होता है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो ये सब त्यौहार जो हैं ये कटाई ऋतु के साथ ही कुछ विशेष पर्व जो है ये मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, सारी कृषि पद्धतियाँ हो गई, लास्ट में भंडारण जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर उचित भंडारण नहीं किया गया तो जितनी मेहनत हुई है वो सारी की सारी मेहनत खराब हो सकती है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि वो सूखी नहीं होती है, इसलिए ताज़ा काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने और जीवों द्वारा आक्रमण से अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी जो है वो कम हो जाएगी और इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के जो बोरे होते हैं, धातु के बड़े पात्र हैं उनमें करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। देखिए किसान जितनी उत्पादन करता है वो सारा का सारा खुद तो प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए सरकार जो है उनको ले लेती है और उनका भंडारण फिर बड़े पैमाने पर किया जाता है ताकि फ्यूचर में उनका यूज़ किया जा सके। और बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों जहाँ पर होता है उनको बोलते हैं हम साइलो, जिससे उनको उनके जो पीड़क हैं जैसे कि क्या हो सकते हैं पीड़क, चूहे या कीट, उनसे सुरक्षित रखा जा सकता है। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। तो क्या आप बता सकते हो नीम की सूखी पत्तियाँ क्यों डाली? आप चित्र में देख पा रहे हो अनाज भंडारण हेतु साइलो। तो इस तरह के बड़े बड़े पात्र जो है इनको साइलो बोला जाता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। उसके साथ साथ इस तरह भंडार गृहों में भी अनाज का भंडारण किया जाता है और इस तरह बोरियों में गेहूं को भरकर उनको सुरक्षित रखा जाता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। नेक्स्ट इज जंतुओं से भोजन। तो हम जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इस तरह की जो एक तालिका दी गई है तो आप इसमें जैसे खाद्य पदार्थ दूध है, दूध के स्रोत क्या क्या है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, इनसे आपको जो है हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो इस तरह से आप इस तालिका को पूरा कर सकते हो। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। इसी तरह समुद्र के जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं मछली को मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं, सबको पता है। और पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में आप ही पढ़ चुके हो। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन करना, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को भी उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। और जब यही काम बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो यानी पशुओं को बड़े पैमाने पर पालना पशुपालन कहलाता है। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है क्योंकि मछली में जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो मछली से कॉड लिवर तेल में जो है क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है। अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो आइए, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। आप पढ़ चुके हो। एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, फसल।
फसल को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है और इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है और इसके लिए सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसके कारण खाद या उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है बच्चों? सिंचाई कहलाता है। उसके बाद निराई में क्या होता है? जो अवांछित पौधे हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं उनको हटाया जाता है। फिर आती है कटाई का अर्थ क्या है? पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। दाने जो हैं उनको भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, जिसमें हमने कंबाइन की मशीन के बारे में पढ़ा था। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है, जो हम बड़े पैमाने पर किसमें करते हैं? साइलो में करते हैं। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है और पशुओं को बड़े पैमाने पर पालना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कंप्लीट चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि पार्ट 3 होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस जो चैप्टर है इसके अभ्यास के साथ।